ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के मुरादाबाद से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। यहां एक बेखौफ मनचले ने बीच सड़क पर महिला के साथ अश्लील हरकत की। मनचले की एक करतूत पास ही लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये घटना थाना नागफनी इलाके की है, जहां बुर्के में एक महिला जाती हुई दिखाई दी। आरोपी युवक भी उस महिला के पीछे पीछे चल रहा था। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। काफी कोशिश के बाद महिला ने खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन खबर है कि वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के कानपुर में एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा, लेकिन चोरी के बाद घर में ही सो गया और जब घर वालों की नींद खुली तो मौके पर ही उस चोर को पकड़ लिया गया। सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो चोर बेड पर खर्राटे मारता सो रहा था। इसके बाद उसे जगाया गया और जब जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नकदी के साथ साथ ज्वेलरी भी निकली। ये मेरा है। ये देखो, ये भी मेरी है। ये भी मेरी है। ये सब मेरा पैसा है। ये देखो चिक्का, ये सब मेरा पैसा। ये देखो पैसा 500 दे, ये 500 की नोट। दरअसल ये चोर मोहल्ले का ही रहने वाला है और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में घर में घुस गया था। राजस्थान के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ बच्चा चोर गिरोह ने बेहद शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है। बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में गर्ल्स स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। पिछले 15 दिनों में इस स्कूल से 25 सांप निकल चुके हैं, जिससे दहशत काफी बढ़ गई है। फर्श पर घूम रहे सांप को पकड़ने के लिए युवक ने जैसे ही उसकी पूंछ पर पैर रखा, वो फन फैलाकर खड़ा हो गया और युवक के पैर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि युवक ने जूता पहना हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर में युवक एक और सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें बोतल में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। सागर के देवरी क्षेत्र में मौजूद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पिछले 15 दिनों में ऐसे 25 सांप निकल चुके हैं। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं। केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। वहीं अब स्कूल के जिन कमरों से सांप निकल रहे हैं उनके फर्श को तोड़ा जा रहा है और नया प्लास्टर किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के आसपास मौजूद झाड़ियों को भी साफ किया गया है। मुंबई के दादर कबूतर खाना पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर गया। वहीं भावनात्मक रूप से कबूतर खाने से जुड़ी हुई महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और इसका विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद बीएमसी ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। और चौराहे पे हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए बीएमसी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब
जंगल से भागकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। तेंदुआ खाने की तलाश में गलियों में घूमता रहा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। घड़ी पर सुबह के 5:14 हो रहे थे, तभी तेंदुए ने दस्तक दी। तेंदुआ शिकार की तलाश में एक संकरी गली में घुसा और जब उसे कोई शिकार नहीं दिखा तो वो वापस लौटा। इसके बाद तेंदुआ एक घर के अंदर घुस गया। जिन लोगों ने तेंदुए को देखा वो बुरी तरह घबरा गए और खिड़की दरवाजे बंद करके घरों पर ही दुबके रहे। महिलाएं अब घर पर भी सुरक्षित नहीं है। पुणे के एक अपार्टमेंट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लुटेरे ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को लूट लिया। ये वीडियो पुणे जिले के जुनूर का है। ये देखिए, महिला लिफ्ट से घर जा रही थी, तभी एक नकाबपोश बदमाश महिला के पीछे पीछे आता है और महिला को कुछ पूछने के बहाने रोक लेता है। इसके बाद बदमाश इधर उधर की बातों में उलझाकर महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाता है। इस घटना से महिला इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो बदमाश का पीछा तक नहीं करती और तुरंत ही लिफ्ट बंद करके चली जाती है। ये घटना 3 अगस्त सुबह 10 बजे की है। पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें ये नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर अपार्टमेंट के बाहर महिला का पीछा करता दिख रहा है। पुलिस अब चेन छीनने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद आर सुधा चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में उनकी चेन लूटी। लूटपाट का विरोध करने पर सांसद आर सुधा को गले और हाथ में काफी चोट भी आई है। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा और राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूटपाट की घटना पर सवाल उठाए। He called police. He asked them to take an action. I'm waiting for that. There is no safety in this country for common women. That is a reality. पार्टी की महिला सांसद के साथ हुई लूटपाट की इस घटना से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी सरकार को घेरा। ये अति गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि संसद के इस सत्र में आज एक महिला सांसद के साथ हुई इस घटना पर चर्चा होनी चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। आज सोमवार का सावन का आज आखिरी सोमवार था और मंदिरों में काफी भीड़ भी थी। इस मौके पर बिहार के भागलपुर में भी आस्था का सैलाब नजर आया, लेकिन इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी खंजरपुर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं और हालात ऐसे कि कभी भी अनहोनी हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गंगा घाट पर छोटे छोटे बच्चे गले तक डूबे हुए नजर आए। कुछ बच्चे तो इसी भीड़ में दबे हुए थे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने YouTube पर वीडियो देखकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में महिला के प्रेमी ने भी उसका साथ दिया। जांच में ये बात सामने आई कि सोनी देवी और रविंदर के बीच अवैध संबंध था। दोनों ने मोबाइल के कैमरे में अपना प्राइवेट वीडियो भी शूट किया था, लेकिन सोनी की बेटी ने मोबाइल में गेम खेलते वक्त दोनों का प्राइवेट वीडियो देख लिया और अपने पिता को सारी बात बता दी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और सोनी देवी ने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। सोनी ने YouTube पर हत्या करने और फिर सबूत मिटाने से जुड़े कई वीडियो देखे और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया। जांच में पता चला कि सोनी ने अपने चाचा से एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसी में पति के शव को दफन कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके अलावा प्रेमी रविंदर पर भी रेप का मुकदमा लिखवा दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद रविंदर ने सोनी की पोल खोल दी। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नाबालिग लड़की का पिता इस रिश्ते के खिलाफ था, जिसके बाद बेटी ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी। 40 साल के कुलदीप का शव 30 जुलाई को गांव के ही खेत में मिला। कुलदीप को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुलदीप की हत्या उसी की नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी से कराई थी। आरोपी बेटी और उसका प्रेमी दोनों बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और एकेडमी में ही दोनों ने हत्या की प्लानिंग की थी।
जिस एकेडमी में ये साजिश रची गई वो कुलदीप के भाई का ही था और यहीं पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप की नाबालिग बेटी, उसके प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त जसविंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश रच डाली। यूसुफ खान 3 दिन से गायब था। यूसुफ के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बीच यूसुफ का शव सड़ी गली हालत में कासगंज जिले से बरामद हुआ। यूसुफ के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है। जांच में पता चला कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यूसुफ की पत्नी तबस्सुम है, जिसने अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। तबस्सुम ने पहले पति का कत्ल किया, फिर कासगंज की झाड़ियों में शव को फेंक दिया। तबस्सुम चाहती थी कि पति की मौत के बाद वो दानिश से निकाह कर ले। अब पुलिस ने तबस्सुम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी दानिश की तलाश की जा रही है। राजस्थान में कुछ लोगों ने ट्रेन के ऊपर चढ़कर सफर किया। मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर गोरम घाट घूमने आए पर्यटकों को जब ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिली तो वो उसकी छत पर चढ़ गए। ऊपर बैठे पर्यटकों की भीड़ के साथ ही ट्रेन पहाड़ों के बीच चलती रही। अंदर डिब्बे में बैठने की बजाय इन लोगों ने ट्रेन के ऊपर बैठना सही समझा। डीजल इंजन वाली ट्रेन के ऊपर बिजली की लाइन तो नहीं, लेकिन इनमें से एक का भी पैर फिसलता तो वो नीचे ही गिरता। गोरम घाट की ट्रेन यात्रा में कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए लोग अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते रहे हैं। बारिश के सीजन में एक बार फिर दूर दूर से गोरम घाट आने वाले पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालते दिखे। कर्नाटक के स्कूल के पानी की टंकी में जहर मिलाने वालों के बारे में जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भड़क गए और बीजेपी संघ पर निशाना साधा। सिद्धारमैया ने पूछा कि क्या प्रमोद मुतालिक इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे। प्रमोद मुतालिक से सवाल इसीलिए किया क्योंकि इस टंकी के पानी में जहर मिलाने का आरोप श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर स्कूल की इस पानी टंकी में जहर इसीलिए मिलाया क्योंकि ये तीनों इस सरकारी स्कूल में तैनात मुस्लिम प्रधानाध्यापक को हटाना चाहते थे। जहरीला पानी पीने की वजह से स्कूल के 11 छात्र बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया और मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला बेलगावी जिले का था। जब पानी में जहर मिलाने की साजिश का खुलासा हुआ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने श्रीराम सेना पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ये करतूत धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक नफरत का खतरनाक उदाहरण है और इसी बहाने संघ और बीजेपी पर भी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल में ऐसी लापरवाही हुई कि बच्चों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। हालांकि वक्त रहते करीब 80 बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा दिए गए क्योंकि बच्चों को कुत्ते का जूठा खिला दिया गया था। इस बात से अनजान बच्चे मिड डे मील खाकर घर लौट गए, लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक बच्चे ने इस घटना की जानकारी पिता को दी और आकर यहाँ टीचर से भी जानकारी लिया गया, पूछताछ किया गया और बच्चे लोग मेरे समक्ष भी बुलाकर उसको पूछा गया तो स्वीकारा कि कुत्ते द्वारा जूठन किया गया है। छात्र ने खाना झूठा करने की बात टीचर को भी बताई थी। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना। टीचर के मना करने के बाद भी आरोप है कि रसोइये ने झूठी सब्जी को छात्रों को खिलाया, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। कुत्ते का जूठा किया हुआ भोजन खाने से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? हालांकि इसकी सूचना जब पलारी एसडीएम को मिली तो उन्होंने मामले की जांच की और एहतियातन मिड डे मील खाने वाले सभी छात्रों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए। वहीं स्थानीय विधायक ने कार्रवाई की मांग की है। तो मेरा ये कहना है कि कुत्तों का जो भोजन है, जो जूठा भोजन है, जो बच्चों को खिलाया गया, इसमें आखिर दोषी कौन है? बिहार में जर्जर इमारत में चल रहे सरकारी स्कूल हादसे को दावत दे रहे हैं। बिहार के नवादा में तो टीचर और बच्चे उस वक्त बाल बाल बच गए जब सरकारी स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर गया। नवादा जिले के हजरा खाप गांव में तो बड़ा हादसा टल गया। हेडमास्टर अरुण कुमार अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी छत का एक हिस्सा भर भरा कर गिरा। सारा जैसे सब डैमेज स्थिति है, कब छत गिर जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है। प्राथमिक स्कूल की हालत इतनी खराब है कि छत से पानी टपक रहा है, प्लास्टर भी गिर रहा है। इस वजह से डर के मारे कुछ बच्चों ने स्कूल आना तक छोड़ दिया है और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो भी डर के साए में पड़ रहे हैं। बाहर में बरामदा में काहे बैठी हुई है? स्कूल की जर्जर हालत बच्चों और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
अभी कुछ ही दिन हुए जब राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उस हादसे से भी अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। अब राजस्थान के बयाना में एक स्कूल की छत गिर गई। स्कूल की छत गिरी तो क्लासरूम से पूरा आसमान ही दिखने लगा। ये छत टूटी हुई है। वो तो अच्छा था कि छत रविवार को गिरी और रविवार की छुट्टी की वजह से क्लासरूम में कोई नहीं था। सोचिए अगर कोई बच्चा इसकी चपेट में आता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे जो स्टील की रेलिंग दिख रही है तो दूसरे का घर दिख रहा होगा आपको सामने से। दावा है कि बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से प्राइमरी स्कूल को पास के ही हाई स्कूल में चलाए जाने का आदेश हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। जो भी अधिकारी आते हैं बस अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। ऊपर से अधिकारी विजिट करते हैं तो विजिट तो करके जाते हैं, बट स्कूलों को देख रेख नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो बच्चों की जान को दांव पर नहीं लगाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलने देंगे। मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी, इसीलिए उसे पहले ही खाली करा लिया गया था, वरना जान का नुकसान हो सकता था। देर रात करीब 2 बजे बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबा सड़क पर बिखर गया। ये बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला थी। किसी अनहोनी की आशंका से पहले ही बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। ये बिल्डिंग कई साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें पोस्ट ऑफिस भी था। भाईकला के मदनपुरा इलाके में रात के वक्त ये हादसा हुआ। सुबह वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। पहले इमारत की पहली और तीसरी मंजिल का हिस्सा ढहा, जिसे बाद में प्रशासन ने पूरी तरह ढहा दिया। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के साथ गंदा मजाक देखने को मिला और इस मजाक में पढ़े लिखे नगर पंचायत के प्रमुख भी शामिल हैं। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पतीला और भगोने लेकर 2 लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए खिचड़ी लाए। तिनके को तरस रहे लोग उनसे खिचड़ी लेकर खाते दिखे। तस्वीरें हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राठ तिराहे की है। बताया जा रहा है कि खिचड़ी सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे और ईओ दिनेश आर्य ने बंटवाई, जो अपने कर्मियों के साथ इस इलाके में पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लोगों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कूड़ा गाड़ी में खाना लेकर आना समझ से परे है। यूपी के फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादमान ने जानबूझकर कांवड़ मार्ग पर मुर्गे के कटे पंजे फेंके थे। ये घटना 20 जुलाई की है, जब कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोटला चुंगी पुल के पास मुर्गे के कटे अवशेष पाए गए थे, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और उसे सफलता भी हाथ लगी। अभियुक्त सादमान पुत्र फकरे आलम, जो रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादमान ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। बिहार में चुनाव आयोग ने लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। दावा है कि सभी मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन बेगूसराय जिले से जो मामला सामने आया वो इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रक्रिया पर सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में कई मृतकों के नाम अभी भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहेबपुर कमाल विधानसभा का मतदान केंद्र संख्या 107 है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मृतकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। जिस शांति देवी की मौत 2012 में हो गई थी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। इसी तरह 2018 में जिस अजय कुमार सिंह की जान गई, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इसी तरह 2014 में जिस कृष्णा देवी की मौत हुई, उन्हें भी वोट डालने के लिए वैध माना गया और 2018 में जिन चक्रधर सिंह का देहांत हुआ था, वो भी चुनाव आयोग के हिसाब से वोट दे सकते हैं। इसी तरह मतदाता लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए जिनका देहांत बरसों पहले हो चुका है। एबीपी रिपोर्टर ने जब इलाके के बीएलओ से फोन पर बात करने की कोशिश की, तो फोन उठाने वाले ने उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। बेगूसराय ऐसा जिला है जहां से 1,68,000 वोटर्स के नाम पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए गए। इसके बावजूद कई मृतकों के नाम अब भी लिस्ट में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसी बेगूसराय से सांसद हैं और जिस गांव से यह आंकड़ा सामने आया वो उनके रिश्तेदार का गांव है। कुंभ नगरी प्रयागराज से लेकर काशी तक गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी लोगों के घरों तक आ गया। बाढ़ के बाद नदी के किनारे बसे इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। इसी बीच एक परिवार का वीडियो देश भर के लोगों को भावुक कर रहा है, क्योंकि इस पलायन में एक नवजात की जान अटकी पड़ी थी। सीने तक पानी में डूबे माँ बाप अपने बच्चे के साथ बाढ़ के पानी से कहीं दूर जाने की कोशिश में थे
किसी फिल्मी सीन की तरह दिख रही बेबसी की इस कहानी में 3 किरदार हैं। बच्चा सुरक्षित रहे इसलिए पिता ने उसे हाथ में उठाया, तो उसके ठीक पीछे बच्चे की मां भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। पति के सुरक्षा कवच ने उसे भी इस पानी में बच्चे के साथ उतरने की हिम्मत दी। आगे जाकर परिवार के दूसरे शख्स ने बच्चे को हाथ में लिया। महिला की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो पति के कंधे पर चढ़ी। भावुक कर देने वाली इस तस्वीर पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को कोसा। अखिलेश यादव लिखते हैं, स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में कई फीट तक बाढ़ का पानी जमा है। प्रयागराज में नदी किनारे बसे इलाकों में हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड फ्लोर तो आप छोड़ ही दीजिए, पानी फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया है। ऐसे में छत पर रहकर लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। प्रयागराज के छोटा बघड़ा इलाके में नाव ही लोगों के लिए आने जाने का सहारा बनी। गंगा और यमुना दोनों ही नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर आई, तो प्रयागराज के 107 मोहल्ले पानी में डूब गए। सामने की तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी में लोगों से बात करने के लिए हमें भी नाव में बैठकर उनके पास जाना पड़ा। मैम बताइए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे बस इस सामने का एक तल बूढ़ गया है, बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो मैम कितना पानी है ये, मतलब कितना मंजिल पे हैं आप लोग अभी? दूसरे मंजिल पर हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। घरों से निकालकर 7,000 लोगों को 18 बाढ़ शिविरों में शिफ्ट किया गया। और अब बिहार की बात करते हैं। वहां बारिश के सीजन में फिर एक बार पुल बह गया और इस बार ये घटना जमुई जिले में हुई, जहां बारिश के बाद पानी के बहाव ने एक पुल को तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। गांव के लोगों ने पुल टूटने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। पानी ने सबसे पहले पुल के नीचे की मिट्टी को खोखला किया, वहां से धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बनाया। गीली मिट्टी वक्त के साथ इतनी कमजोर हुई कि पुल भर-भरा कर पानी में ही समा गया। पुल टूटने के बाद कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। जिले के कई गांवों को शहर से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता था। बिहार के बेतिया में बारिश का पानी ऐसा जमा हुआ कि वहां सड़क और नाले के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। पानी से भरी हुई सड़क पर लोग अपनी गाड़ियां लेकर आए तो वो नाले में गिरने लग गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सड़क कहां है और नाला कहां। चलते चलते अचानक नाले में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। एक समय तो उसे बचाने गए लोग भी नाले में गिरने वाले थे, लेकिन फिर संभलते हुए उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। 4 लोग मिलकर इस बाइक सवार के करीब गए और उसे पानी से बाहर निकाला। बाइक वाला भी एक हाथ में अपनी बाइक लेकर ही बाहर निकला। बेतिया के कमलनाथ नगर इलाके में हुई ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल है। करोड़ों रुपयों की योजनाएं हैं, फिर भी इनसे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। बारिश के बाद कमजोर हो रहे पहाड़ों का गिरना बदस्तूर जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मंचूका में लैंडस्लाइड हुआ। वहां पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा सड़क तक आ गया। चीखों की आवाज के बीच गिर रहे पहाड़ ने सबको डराया। जिस इलाके में पहाड़ गिरा वहां नाला बनाने का काम चल रहा था। पहाड़ को गिरता देख मजदूर जान बचाकर भागने लगे। बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ के पत्थर, मिट्टी, उसमें लगे पेड़ सब पलक झपकते ही नीचे आ गए। कुदरत का सितम उत्तराखंड के धारचूला में भी दिखा। वहां सोबला गांव में बादल फट गया। गनीमत रही कि बादल जंगल में फटे। रिहायशी इलाके में ऐसा सैलाब आता तो कई लोगों की जान खतरे में होती। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वहां हर दिन टूट रही सड़कें और पुलों के बीच जान जोखिम में डालकर लोग नदियों को पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो मजबूरी में एक पेड़ को ही पुल बना दिया गया। बड़े से पेड़ का तना ही इन लोगों के लिए नदी पार करने का रास्ता बना। तेज बहाव में आ रही पानी की डरावनी आवाज के बीच उसके ठीक ऊपर ये बच्चा कंधे पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलता दिखा। ऐसा लगा मानो इस बच्चे के मन से पानी का डर ही खत्म हो गया।
बच्चे के बाद दूसरे छोर पर खड़े कुछ और लोग इस रास्ते को पार करने के इंतजार में थे। गोलाकार में बना पेड़ का तना किसी को चलने के लिए सुरक्षित रास्ता कभी नहीं दे सकता, फिर भी इन लोगों ने मजबूरी में इसे चुना। यहाँ जरा सी चूक इनकी जिंदगी खत्म कर सकती है। केजरीवाल सरकार में रहे पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। विजिलेंस की शिकायत पर सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 29 मई 2019 को एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 4 साल तक जांच के बाद भी सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि कई साल की जांच के बावजूद आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही आपराधिक साजिश के संकेत देने वाली कोई सामग्री उपलब्ध है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले की आगे जांच या कार्रवाई जारी रखने के लिए कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने के लिए सिर्फ संदेह ही पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत सबूत का होना जरूरी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर नियमों के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में कथित अनियमितता का आरोप लगा था। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पास किया गया। अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल 3 साल में सिर्फ एक बार ही फीस बढ़ा पाएंगे। अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने मनमानी की तो फिर उस पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकना है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस बिल के जरिए स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। बिल पेश करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस बिल को लाने के दौरान उन्हें धमकियां दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा माफियाओं ने उन्हें डराकर बिल रोकने की कोशिश भी की। इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से बात की हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। हमारे साथ खुद आशीष सूद जी मौजूद हैं। आशीष जी, जिस तरीके से सरकार ने ये पहल की है, क्या इससे दिल्ली के पेरेंट्स जो हैं उन्हें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा? काफी ज्यादा जो मांग हो रही थी उनकी तरफ से कि इस तरीके का विधेयक लाया जाए, क्योंकि जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी पर अंकुश लगे। देखिए, आप लोगों ने, आपके बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, आज से पहले कभी सुना है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को अधिकार मिल जाए कि वो स्कूल के साथ बैठकर चर्चा करें कि फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हमारे बिल ने कानून में परिवर्तन करके माता पिता और अभिभावकों की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन पर रोक लगाने का काम किया है। अब 5 पेरेंट्स, जिसमें SC, ST, OBC और महिला में से कुछ लोगों को भी लेना पड़ेगा, ये लोग बैठकर स्कूल की मैनेजमेंट के साथ तय करेंगे कि फीस कैसे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और जो बढ़ेगी वो 3 साल के लिए बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आप लोग विधेयक लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। ये डराने की बातें आज जब पेरेंट खुद तय करेंगे तो क्यों कोर्ट जाएंगे? कभी सुना है इन्होंने? कभी सपने में सोचा था ये ऐसा करेंगे? हमने इसे मोस्ट डेमोक्रेटिकली बनाया है। गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आम आदमी पार्टी अपनी खिसियाहट को छुपाने की कोशिश कर रही है। आपने सदन के पटल पर एक बात कही कि जो शिक्षा माफिया हैं वो लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे थे, इस बिल को ना लाया जाए इसका प्रयास कर रहे थे। उसमें आम आदमी पार्टी ऐसा करती थी। हमारी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ अनर्गल आरोप, अभी आज भी आतिशी, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हो सकता है। आप सरकार हैं, कोई व्यक्ति कैसे सरकार से खिलाफ, हर बार सरकार क्यों मुकदमा हार जाती है? सरकार जनता के पक्ष को ठीक से नहीं रख पाती। हम इन चीजों से डरते नहीं हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे राजनीतिक ये वो सांठ-गांठ, लोगों का प्रेशर डलवाना, ऐसे अनेक प्रयास किए, अलग अलग गंदे गंदे ट्रेंड चलाकर हमें कॉन्शियस करने की कोशिश की, मगर हम इन चीजों से घबराते नहीं हैं। हमने तय किया है दिल्ली के पेरेंट्स को अब एक्सटॉर्शन नहीं होने देंगे। पिछली सरकार ये दावा भरती है कि उससे बेहतर एजुकेशन पूरे देश क्या दुनिया में कोई नहीं दे पाया। वर्ल्ड क्लास उन्होंने एजुकेशन दिल्ली के लोगों को दी है। इतनी वर्ल्ड क्लास थी
कि 32,000 कमरों में से केवल 700 में स्मार्ट बोर्ड थे। कोई भी फंक्शनल लैब छोड़कर नहीं गए। कंप्यूटर के बिना बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे थे, इतनी वर्ल्ड क्लास वो थी। SPS यानी सेमा पक्का स्ट्रक्चर, कड़ी टुकड़ी की छतों में बिल्डिंगें बनाई हैं। इसलिए उनको कहने दीजिए, उनकी हर बात का जवाब देंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे। रूस से तेल खरीदने पर निशाना बनाया गया। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से जो भी ठीक होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने वाली धमकी पर यह भारत का जवाब है और भारत ने साफ कर दिया कि जो भी उसके राष्ट्र हित में होगा वही फैसला लिया जाएगा। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर यह भारत का कड़ा और बड़ा जवाब कि जो भी राष्ट्रहित से जुड़ा होगा, आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा होगा, वही फैसला लिया जाएगा। और जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद रूस के साथ कारोबार करते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक आदमी की जान चली गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। तेज रफ्तार से आ रही डीटीसी की बस अनियंत्रित हो गई और विकास मार्ग पर सड़क किनारे खड़े कई गाड़ियों को इस बस ने रौंद दिया। 63 साल के ऑटो चालक मोहम्मद हेन सड़क के किनारे सवारी का इंतजार कर रहा था। उनका ऑटो भी बस की चपेट में आ गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि बस चालक नोएडा का रहने वाला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।